नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज उत्तराखंड पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल का काशीपुर आने का कार्यक्रम है और जनता को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। काशीपुर में जनता को संबोधित करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जनता से कुछ बड़ा वादा भी कर सकते हैं। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आज वो जनता से एक और बड़ा वादा कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल आज पहुंच रहे हैं। पहले 11 तारीख को उनको काशीपुर पहुंचना था, लेकिन जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत के देहांत के बाद उनका ये कार्यक्रम बदल दिया गया था। अब वो आज पहुंचेंगे और करीब 11 बजे वो पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सबसे पहले वो महिला कार्यक्रम जो एक होटल में आयोजित किया गया है उसमें भाग लेंगे और 2 बजे कार्यकर्ताओं के साथ वो रहेंगे। 3 बजे एक जनसभा काशीपुर में होगी जिसको वो संबोधित करेंगे। इस बार ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था हर महीने में आऊंगा और एक नई घोषणा करूंगा, तो इस बार चुनाव को लेकर उनका कौन सी ऐसी घोषणा है और वो कितना फर्क डालेगी, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। और क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल होंगे, उन्होंने काशीपुर को चुना है। काशीपुर उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, पूरी तरह से किसान बेल्ट है और सिख समुदाय इसमें बहुत बड़ी पैमाने पर है। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि क्या वो किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा वहां पर करने जा रहे हैं, किस तरह की उनकी जनसभा रहेगी। ये तमाम चीजों पे, तमाम गतिविधियों पर सभी की नजर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी नए प्रचार रथों को रवाना कर रही है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी भी इस प्रचार में पीछे नहीं है। मनीष सिसोदिया लगातार दौरे कर रहे थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल देहरादून और हरिद्वार आ चुके हैं। आज वो काशीपुर में आकर क्या सौगात देंगे, क्या घोषणा करेंगे, ये देखना होगा। ठीक है, बिल्कुल क्या घोषणा करेंगे केजरीवाल, सबकी नजर इस पर रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपके पास वापस आएंगे। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की रैली है और राहुल गांधी की रैली की तैयारियों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता लग गए हैं। सुमित हृदय ने यह जानकारी साझा की है और पीएम मोदी की रैली से भव्य होगी राहुल गांधी की रैली। उत्तराखंड जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून पहुंच रहे हैं। भव्य रैली की तैयारी कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्यकर्ता और नेता इस तैयारी में लग गए। देखिए, बिल्कुल 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून पहुंच रहे हैं। ये कांग्रेस की पहली चुनावी रैली होगी जिसमें वो संबोधित करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि ये कार्यक्रम उनका जब बांग्लादेश का विभाजन और बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश नया देश बना था, 16 दिसंबर वही तारीख थी जिसको हम विजय दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस इस बार सैनिकों के सम्मान के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ रही है और इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। 16 दिसंबर की रैली को भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। राहुल गांधी की रैली में बहुत जबरदस्त भीड़ नजर आए, इसके लिए सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी पहुंच चुके हैं और अगले 2 दिन वो लगातार इन बैठकों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। तो इसलिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है। अब ये देखना है कि ये भीड़ क्या प्रधानमंत्री की भीड़ से ज्यादा है या फिर कांग्रेस की भीड़ कम नजर आती है और बीजेपी को एक मौका मिलता है कांग्रेस पर हमला करने का। बिल्कुल सुरेंद्र, 16 दिसंबर को राहुल गांधी पहुंचेंगे। सबकी नजर रहेगी कि कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते की 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली की तैयारियों में कांग्रेस मजबूती से जुटी है। हल्द्वानी में कांग्रेस पब्लिक सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदय ने बताया है कि राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर में इस रैली में 30 से 35 हजार कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। सुमित हृदय का दावा है कि पूर्व में देहरादून में हो चुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ज्यादा भव्य रैली राहुल गांधी की होगी। और प्रत्याशित इसमें मैं इस बारी उत्साह देख रहा हूं। हमने बहुत रैलियां करी हैं, लेकिन ये जो रैली की भव्यता है इस बार ये प्रत्याशित है और
बस शासन और प्रशासन कठपुतली बन के राज्य सरकार का कार्य ना करे, ये हमारी उनसे वो भी है, गुहार भी है और चेतावनी भी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 18 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे जेपी नड्डा। विजय संकल्प यात्रा का आगाज होगा और यात्रा की तैयारियों में उत्तराखंड बीजेपी जुट गई है। तो 18 दिसंबर को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचेंगे और उत्तराखंड के हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर हरिद्वार में जेपी नड्डा बीजेपी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी जन जन तक अपनी नीतियों को पहुंचाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का भी उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। कुमाऊं मंडल में पीएम की विशाल रैली होगी। रुद्रपुर या हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली होगी। तो 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। कुमाऊं मंडल में पीएम की विशाल रैली होगी। साथ ही साथ रुद्रपुर या हल्द्वानी में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रस्तावित है। और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बागेश्वर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कपकोट विधानसभा के लिए 2 जोनल और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जबकि बागेश्वर के लिए 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही 2 जोनल और 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे गए हैं। सेक्टर्स ऑफिसर्स हमने नियुक्त कर दिए हैं और जोनल हमने जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी नियुक्त कर दिए हैं, जो आगे चल के सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट का भी ये लोग कार्य करेंगे। तो हमारे पूरे जो जनपद है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के 68 हमारे सेक्टर्स हैं और 4 हमारे जोन्स हैं जिनमें हमने तैनाती करी है। और कुछ हमने रिजर्व भी रखे, लगभग 8 सेक्टर ऑफिसर्स हमने रिजर्व रखे। और देहरादून के कैंट क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से हरबंस कपूर का निधन हुआ है। हरबंस कपूर लगातार 8 बार से विधायक थे। वहीं हरबंस कपूर के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है और उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर का आज निधन हो गया। हरबंस कपूर लगातार 8 बार के विधायक नहीं हैं और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। और हरबंस कपूर के पार्थिव शरीर को दोपहर 3:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय लाया जाएगा, जहां पर कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। राजनीति में सभ्य और विनम्र आचरण उनको बड़ा बनाता है। हरबंस कपूर जी ने जो एक लंबी लाइन राजनीति में खींची है, वो राजनीति में जो लाइन है अनुशासन की लाइन है, लोकप्रियता की लाइन है, अपने क्षेत्र में एक विकास की लाइन है। उस सारी लंबी लाइन हमेशा कार्यकर्ताओं के रूप में एक मार्गदर्शन इस रूप में काम करेगी। मैं आज अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरबंस कपूर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सब उनके उस लंबी लाइन, उसकी उस प्रेरणा को हम निश्चित रूप से मार्गदर्शित होते हुए और सभी उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड हमारी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी हरबंस कपूर के निधन से दुखी हूं। वो एक अनुभवी विधायक और प्रशासक रहे हैं। उन्हें लोक सेवा और समाज कल्याण में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरबंस कपूर के निधन पर उत्तराखंड विधानसभा भवन में एक शोक सभा आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित विधानसभा के कर्मचारियों ने हरबंस कपूर के फोटो पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया।
विधानसभा अध्यक्ष ने अपने भाषण में हरबंश कपूर से जुड़ी कुछ यादें भी शेयर की। देखिए, माननीय हरबंश कपूर जी परसों तक इसी जगह पे हमारे साथ थे। फोटोग्राफी जो हमारा अंतिम सत्र था उसमें उनके साथ हम सब ने फ़ोटो खिंचवाई और नहीं पता था कि अब वो हमारे बीच में न रहेंगे। हमारे उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठतम विधायक, पूर्व में रहे हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिनका स्वभाव बहुत सरल, सौम्य और जनता के प्रति जिनके मन में एक भाव था कि कैसे उनके दुख दर्द को बांटा जा सके। अनेकों बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। हरबंश कपूर के देहरादून के इंदिरा नगर आवास पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक प्रकट किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया। जो बहुत नजदीक का संबंध रहा है, 1985 में मैं संघ के प्रचारक के नाते देहरादून में आया था और उसके बाद लगातार हमारा संपर्क रहा। कभी साहब बहुत जमीन से जुड़े हुए लोगों थे। सबसे बड़ा जो उनका व्यक्तित्व का जादू था वो ये था कि वो एक आज़ाद शत्रु थे। हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा उनसे 2 दिन पहले ही एक आरएसएस के कार्यकर्ता बलराम नामदेव जी का उनके मृत्यु की शांति सभा थी, उसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हमेशा जिस प्रकार से वो लोगों से मिलते थे, जिस प्रकार से बात करते थे, देहरादून के जनता में मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं रहा। देहरादून की कैंट से बीजेपी विधायक हरबंश कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और कपूर के निधन के शोक में देहरादून के सभी सरकारी कार्यालयों को बंद रखा गया। विधायक हरबंश कपूर बेहद सादा जीवन जीते थे। वो जीवन भर लेब्रेटा स्कूटर ही चलाते रहे। और भाजपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरबंश कपूर के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने हरबंश कपूर के बसंत विहार आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रीतम सिंह ने कहा कि आज प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति हुई है। उत्तराखंड ने एक ऐसे नेता को खोया है जिसकी भरपाई करना असंभव है। मैंने उनके साथ में एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। भले ही हम विपक्ष में रहे हों, वो पक्ष में रहे हों, बावजूद उनसे सदन के बाहर और सदन के अंदर लगातार मुलाकात होती रही। कपूर साहब जी 8 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। और मैं कह सकता हूं कि इतने डाउन टू वर्थ थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास गया, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया और उसके सम्मान देने का जो काम वो करते थे, ऐसी मिसाल अन्य जगहों मिलना बड़ा मुश्किल होता है। स्वाभाविक बात है, उनका असमय जाना उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो उनके साथ एक लंबा राजनीतिक जीवन जिया हूँ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नोएडा से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के 8 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। विदेश से लौटे 5 लोगों के समेत 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इंग्लैंड से आए दंपत्ति और उनका 4 साल का बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सिंगापुर से लौटी मां बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो नोएडा में 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। इंग्लैंड से आए दंपत्ति और उनके 4 साल के बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और टोटल 8 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो नोएडा से बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर 8 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सिंगापुर से लौटी मां और बेटी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कुल 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें विदेश से लौटे 5 लोग हैं और 3 स्थानीय हैं।
सिंगापुर से लौटी मां बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव है और इंग्लैंड से आए एक दंपति और उनका 4 साल का बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नैनीताल के खैरना में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पलट गई। हादसे में बाइक सवार और कार सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। कार बेकाबू होकर पहले दुकान के आगे की सीढ़ियों से टकराई, फिर पलट गई। कार टकराने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कार सवारों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को सीधा करके सड़क किनारे खड़ा कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज है वहां पर स्ट्रीट का, जहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बाइक को बचाने के चक्कर में एक कार पलट जाती है। पौड़ी में पीएम आवास योजना के चयनित होने के बाद भी कई लाभार्थी परेशान हैं। योजना का लाभ होने के लिए बीते 3 साल से कई आवेदक अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हालात ये हैं कि पीएम आवास योजना के लिए चयनित रघुवीर टीन शेड के नीचे रहने को मजबूर हैं। आरोप है कि कई बार लिखित मांग करने और अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ग्राम विकास अधिकारी सर्वे भी कर चुके हैं मगर 3 साल बाद भी आवास नहीं मिल पाया। उधर जिलाधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। 3 साल व्यतीत होने के बाद भी कई बार धनराशि आती भी है, किंतु मुझे आवास की सुविधा नहीं मिलती है। मेरे अपने पत्र में भी लिखा हुआ है कि मैं एक कमरे में रहता हूं और पठाली वाला मकान है मेरा, कच्चा मकान, और जो कभी भी गिर सकता है उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो रखी है। खाना मैं बाहर बनाता हूं और वर्तमान समय में मैं किसी के दूसरे के मकान पे रहता हूं, जिसकी की जांच भी की गई है ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा, किंतु मुझे आवास की सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी हमारे जनपद में अभी लाभार्थी चयनित किया गया है, उनको हम लोगों ने उनका प्रस्ताव बना के भेज रखा है और जितना हमारे आवास स्वीकृत हैं उन पर निर्माण कार्य प्रारंभ है। अगर कोई व्यक्ति छूटा होगा तो उसको हम लोग ब्लॉक के माध्यम से उनका प्रस्ताव प्राप्त करेंगे और अगर वो प्रस्ताव सही पाया जाता है तो उस प्रस्ताव को भी शासन को प्रेषित किया जाएगा भविष्य की कार्य योजना के अनुसार। हरिद्वार वन प्रभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों में विवादों में घिर गए। कर्मचारी अपने नए डीएफओ की कार्यशैली से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और डीएफओ के स्थानांतरण की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर 2 दिन के भीतर डीएफओ ने व्यवहार में बदलाव नहीं आया या फिर ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वनाधिकारी धर्म सिंह मीणा द्वारा जो व्यवहार हमारे साथियों के साथ किया गया है बहुत अभद्र है, बहुत अनैतिक है। उनके द्वारा जो तानाशाही यहाँ पे दिखाई जा रही है वो नहीं चलेगी है। आज आप 2 दिन में आके सबको रिश्वतखोर बोल रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के ऊपर डेस्क कैलेंडर उठा के फेंक रहे हैं। ये तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी और हमारा एक ही मांग है कि 2 दिन, आगामी 2 दिनों के अंदर इनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। इन 2 दिनों में हमारा कोई भी कार्यालय का कर्मचारी यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। यदि 2 दिन के बाद अगर ये सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। और लक्सर के कई गांव में सरकारी संपत्ति पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। सेठपुर प्रतापपुर गांव में बने बारात घर पर ग्रामीणों ने कब्जा कर अपने उपले बनाने का काम शुरू कर दिया है। मवेशी बारात घर में बांध रखे हैं और खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। एसडीएम वैभव गुप्ता ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल उन ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है। साथ ही कहा है कि अगर जल्द एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में कई जगहों पर पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है। पुनाट पांडव चौक में पांडव अस्त्र शस्त्रों के साथ में नृत्यकार दर्शकों को मनमोह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोक कलाकारों का उत्साह बढ़ रहा है। बता दें कि 6 दिसंबर से पांडव नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ था। 18 दिसंबर को सिरोता और 19 दिसंबर को पांडव लीला का समापन किया जाएगा। वहीं भरदार क्षेत्र के जवाड़ी में भी 21 नवंबर से पांडवों का नृत्य का आयोजन हुआ था। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।